हूँ। कल तक 4 चैप्टर हो गए थे हमारे 6th क्लास के एनसीईआरटी साइंस के। आज 5th चैप्टर 5वां अध्याय शुरू हो रहा है। 5वां अध्याय क्या है? आवाज आ रही है ना मेरी सही से? पदार्थों का पृथक्कीकरण। पृथक्कीकरण मतलब पृथक करना, अलग अलग करना, ठीक है ना? अलग करना। हमारे दैनिक जीवन में हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिसमें पदार्थों के किसी मिश्रण से पदार्थों को पृथक करते हुए देखते हैं। जैसे चाय बनाते समय चाय की पत्ती को द्रव से चालनी द्वारा पृथक किया जाता है। चाय बनाते हैं, चाय बनने के बाद छन्नी से उसको छान लेते हैं, लिक्विड को अलग कर लेते हैं, और उसमें से जो चाय पत्ती रह जाता है उसको अलग कर लेते हैं। वैसे दूध और दही का जब उसमें घोटते हैं तो उससे मक्खन निकल जाता है अलग, ठीक है। तो और यहाँ पे जैसे फसल की कटाई होती है तो उसमें भूसे से अलग कर दिया जाता है अनाज को। तो ये सब एग्जाम्पल है पदार्थों को अलग करने के लिए, ठीक है। एक टोकरी आम है, उसमें अमरूद भी भरे हुए हैं, तो दोनों को अलग अलग करना है। तो ये तो इजी होता है, अलग करना ही आसान है। कुछ चीजें अलग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। हम पढ़ेंगे उन चीजों के बारे में भी। तो क्रियाकलाप दिया हुआ है, ये सब चीजें एक उसमें रख के और पूछा गया क्या कैसे कैसे अलग करेंगे। जैसे कि चावल से पत्थरों को कैसे अलग किया जाता है, ठीक है। उद्देश्य क्या है? दो भिन्न परंतु उपयोगी पदार्थों को पृथक करना। तो हम ठोस अवयवों को फेंक देते हैं, ठीक है। ठोस अवयवों को, जो पत्थर होता है उसे हम फेंक देते हैं। मक्खन को दूध से मंथन करके निकालते हैं। तो अनुपयोगी अवयवों को दूर करने के लिए, उद्देश्य क्या होता है? अनुपयोगी अवयवों को दूर करने के लिए अशुद्धियों को फेंक देते हैं हम फिर से। चाय की पत्ती में वही होता है, हानिकारक चीजों को निकाल के फेंक देते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं कि क्यों करते हैं, करने की विधियां क्या है, ठीक है। करने की क्या क्या विधियां हैं। हम देखते हैं किसी पदार्थ का उपयोग करने से पहले हमें उसमें मिश्रित हानिकारक और अनुपयोगी पदार्थों को पृथक करने की आवश्यकता होती है। कभी कभी हम उपयोगी पदार्थों को भी पृथक करते हैं, जो उपयोगी है उसको भी अलग करते हैं, जिसकी हमें अलग से उपयोग करना है, ठीक है ना, जिसका हमें अलग से उपयोग करना है, लो। ठीक है। तो क्या है उसके बाद? पृथक किए जाने वाले पदार्थों के कणों के आमाप आमाप अथवा द्रव्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। जो पृथक किए जाने वाले पदार्थ हैं उनके कणों के नाप जो होते हैं, आकार जो होते हैं, और अथवा द्रव्य भिन्न भिन्न हो सकते हैं। ये पदार्थों की 3 अवस्थाओं जैसे ठोस, द्रव और गैसों में से कोई भी हो सकता है। इसलिए हम किन्हीं पदार्थों के ऐसे मिश्रण को पृथक करते हैं जिनके गुणधर्मों में अत्यधिक भिन्नता होती है। मान लो एक चावल का, एक आपने टोकरी लिया, ठीक है। टोकरी में 2 तरह के चावल हैं, ठीक है। 2 तरह के चावलों में से एक चावल को अलग करना कितना मुश्किल हो जाएगा? मुश्किल होगा ना। लेकिन अगर मान लो एक चावल है, दूसरा कंकड़ है काले कलर का, ठीक है। तो कुछ कंकड़ है और बाकी सब चावल है, तो उसमें से कंकड़ करना, अलग करना आसान है। लेकिन अगर दोनों ही चीजें चावल हैं, 2 प्रकार के चावल मिला दिए गए, तो दोनों में से अलग अलग करना मुश्किल है। तो गुण धर्म अगर अलग अलग होंगे, अगर जिसको एक दो पदार्थों को अलग किया जा रहा है, दोनों पदार्थों के गुण धर्म अगर अलग अलग होंगे तभी उनको अलग किया जा सकता है आसानी से, नहीं तो अलग करना बड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। अगर एक ही टोकरी में दोनों तरह के चावल हैं तो अलग करना थोड़ा मुश्किल होगा। कि जिनको अलग करना है उनके गुणधर्म अलग होने चाहिए, ठीक है। गुणधर्म अलग होने चाहिए तभी उनको अलग किया जा सकता है, नहीं तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अलग करना। जैसे अनाज के पत्थर में से टुकड़ों को अलग किया जाता है। इसकी विधियां क्या है, अलग करने की विधियां क्या है? पदार्थों में से पदार्थों को अलग अलग करने की, पृथक्करण करने की विधियां क्या है? पहली विधि है हस्तचयन। हाथ से चुन के, जैसे हम क्या करते हैं, दुकान से अनाज का पैकेट लाए और उसको एक कागज की शीट पे फैला दिया, और उसके जो छोट कागज जो पत्थर हैं उसको हाथ से अलग अलग कर लिया। जो टूटे टुकड़े हैं, भूसी है, टूटे हुए अन्य कण है और खाद्य कण है, सब चीजें हाथ से अलग कर लिया। हस्त चयन की विधि से का उपयोग गेहूं, चावल और दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर और भूसे को पृथक करने के लिए रहता है। मतलब चावल में अगर मिट्टी के कण है या पत्थर है या भूसा है तो उसको हाथ से अलग किया जा सकता है, ठीक है। तो हस्त चयन से, हस्त चयन मतलब हाथ से चुनना, चयन मतलब चुनना, ठीक है। ऐसी अशुद्धियों की मात्रा प्रायः बहुत अधिक नहीं होती, ठीक है। मतलब चावल में आप देखोगे तो बहुत कम चावल होगा, बहुत कम कहीं अशुद्धियां होंगी, तो उसको दूर से दिखाई थोड़ा दे जाता है और हाथ से उसको हटा हटा भी लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये सुविधाजनक विधि है। ऐसी स्थिति में पृथक करना, हाथ चयन से पृथक करना सुविधाजनक विधि है, जिसमें कि आप आराम से देख सकते हो। फिर एक और विधि होती है थ्रेसिंग। आपने थ्रेसिंग देखा होगा गांव में, जब खेत खलिहान में जब चावल का फसल कटती है उसके बाद थ्रेसिंग में जाता है सारा। तो आपने खेत अथवा खलिहानों में गेहूं और चावल की
सूखी डंडियों, सूखे पौधों के गट्ठर देखोगे, जब बोझा ले जाते हैं ना उठा के, तो उसके पौधे ले काट के ले जाते हैं, खेत में से काट के ले गए उसको, फिर उसको क्या करते हैं, सूखे पौधों से अनाज को अलग करने के लिए पहले धूप में उन्हें सुखा देते हैं। तो पौधे को क्या करते हैं, धूप में रख देते हैं, सुखा देते हैं उसको। उसके बाद प्रत्येक सूखे पौधे की डंडी पर अन्न कर्ण लगे होते हैं। जैसे अगर डंडी है तो इस पे कर्ण अनाज ऐसे चिपका लगा होता है ना, तो इसको सुखा देते हैं धूप में। ठीक है, इसको सुखा देते हैं। खेतों में रखे सैकड़ों गट्ठर पर लगे अन्य कणों की आप संख्या कल्पना कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा होंगे। तो कैसे पृथक करें उसमें से, उस गट्ठर में से अनाज को कैसे पृथक करते हैं। ठीक है, वो तरीका है किसान कैसे पृथक करता है। आमों और अमरूदों को वृक्ष से तोड़ा जा सकता है, परंतु आम और अमरूद को तो पेड़ से तोड़ दोगे। एक पेड़ पे अगर अमरूद के पेड़ लगा हुआ है तो उसको डंडे से तोड़ के गिरा दोगे, लेकिन गट्ठर में से अनाज को कैसे अलग कर सकते हैं। ठीक है ना, परंतु अन्न कण जो है आम और अमरूद की तुलना में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए इनको इनकी डंडियों से तोड़ना असंभव होता है। और कैसे पृथक किया जाए, तो इसको पृथक करने के लिए सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों तथा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। तो थ्रेसिंग क्या होता है, सूखे पौधों के डंडियों से अन्न कणों या अनाजों को पृथक करना। ठीक है, इस प्रक्रिया में डंडे से पीट पीट कर अन्न कणों को पृथक किया जाता है। कभी कभी थ्रेसिंग का कार्य बैलों की सहायता से किया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, बैलों की सहायता से कैसे करते हैं, एक डंडी होती है, यहाँ पे सारा बोझा जो अनाज होता है बिछा देते हैं सारा, और बैल को इसमें से दो तीन बैल को बांध देते हैं, पूरा बैल घूमता रहता है इसके चारों ओर। ठीक है, और रौंदता रहता है इसको, जो अनाज बिछा हुआ है ना इसको पैर से रौंदता रहता है। और वो क्या होता है, भूसे में से अनाज, डंडी में से बना अनाज टूट टूट के अलग हो जाता है। या फिर खुद ही डंडे से पीट पीट के अलग कर लो। ठीक है, अत्यधिक मात्रा में अन्न कणों को डंडे से पृथक करने के लिए थ्रेसिंग मशीन भी होती है। ठीक है, एक मशीन भी होती है थ्रेसिंग मशीन, उससे भी अलग किया जाता है। देखो थ्रेसिंग कर रहा है, ठीक है ना, तो थ्रेसिंग मशीन से भी अलग कर सकते हैं, और बैलों से भी अलग कर सकते हैं, डंडे से पीट पीट के भी अलग कर सकते हैं थ्रेसिंग से। ठीक है, थ्रेसिंग समझ में आ गया। थ्रेसिंग क्या होता है, अनाज को सूखे उससे अलग करना, डंडी से अलग करना। फिर एक और विधि होती है निष्पावन विधि। इसमें देखो, निष्पावन क्या है, पावन का मतलब क्या होता है, पावन का मतलब क्या होता है, पवन, तो उसी हवा से रिलेटेड होगा कुछ ये। सूखे रेत और लकड़ी के बुरादे अथवा सूखी पत्तियों के पाउडर का एक मिश्रण बनाइए, और इस मिश्रण को प्लेट या समाचार पत्र के ऊपर रखिए और मिश्रण को ध्यान से देखिए। क्या आप दोनों अवयवों को आसानी से पृथक कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। क्या दोनों अवयवों के कणों को अमाप समान है, दोनों समान समान है। ठीक है, तो हस्त चयन द्वारा पृथक करना संभव है, नहीं संभव है। ठीक है, अब आप उस मिश्रण को खुले मैदान में ले जाओ। ठीक है, और किसी ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो जाओ, और मिश्रण के प्लेट अथवा समाचार पत्र पर रखिए। मिश्रण को प्लेट पर रखो, जिस पर मिश्रण रखा हो, जिस प्लेट पर मिश्रण रखा हो उसे पकड़कर हवा में कंधे की ऊंचाई ले जाकर थोड़ा सा टेढ़ा कर दो, तो मिश्रण धीरे धीरे नीचे फिसले। तो क्या होगा, जो हल्का वाला होगा वो दूर तक जाएगा, और जो भारी वाला होगा वहीं गिर जाएगा। ठीक है, मिश्रण में से वो अवयव जो भारी होंगे वहीं गिरने लग जाएंगे, और हल्के होंगे दूर चल जाएंगे। यही तरीका होता है अलग करने का। ठीक है, तो क्या होता है कि जो रेत और बुरादा है एक ही स्थान पर गिरते हैं, नहीं गिरते हैं। क्या कोई अवयव ऐसा है जो वायु द्वारा दूर उड़कर गिरता है, हाँ, जो हल्का होगा दूर चल जाएगा। तो किसी मिश्रण के अवयवों को इस प्रकार पृथक करना, हवा के थ्रू पृथक करना, की विधि को क्या कहते हैं, निष्पावन कहते हैं। निष्पावन का उपयोग पवनों और वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने के लिए किया जाता है। ठीक है, हस्त चयन से किसको अलग करते हैं, जो अलग अलग दिखाई दे जाए। ठीक है, हाथ से किस किस चीज को अलग कर सकते हैं, जो अलग अलग दिखाई दे जाए। थ्रेसिंग से किसको अलग कर सकते हैं, जो चिपका रहा है किसी चीज के साथ और उसको पीट पीट के उसको तोड़ तोड़ के हटा दिया जाए। तो निष्पावन से एक हल्की होगी और एक भारी वस्तु है, तो उसको निष्पावन से अलग करेंगे। जो जब हवा में ले जाएंगे तो भारी वस्तु तो वहीं गिर जाएगी, और हल्की वाली बुरादा होगा दूर तक चल जाएगा। ठीक है ना, जैसे लेडीज क्या कर रही है, हवा की दिशा इधर की तरफ है, ये स्टूल पे चढ़ गई और उसने गिराया तो भूसा था वो दूर चला गया, और अनाज जो था यहीं गिर गया। तो अनाज में से भूसा अलग करने के लिए क्या करती है, निष्पावन विधि का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है, यही दे दिया गया है उसमें। फिर है एक चालन विधि। चालन विधि से कैसे अलग करते हैं, कभी आपने आटे में से आटे का देखा ना, आटा जब गूंदने के लिए जाते हैं तो पहले आटे को क्या करते हैं, छन्नी से चालते हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें, जो चोकर और अन्य अशुद्धियां होती है, जो बड़ी अशुद्धियां होती है उसको पृथक करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके लिए हम चालनी का उपयोग करते हैं और आटा डालते हैं उसमें, और उससे मोटे मोटे जो कण होते हैं निकाल लेते हैं। ठीक है, अशुद्धियां जो होती हैं, जो आटे के छोटे कण होते हैं वो छिद्र से निकल कर नीचे गिर जाएंगे, अशुद्धियां चालनी में रह जाएंगी। ठीक है,
तो प्राय आटे की मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों और भूसों को जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। साधारणतः गेहूं की बोरी में बोरी को एक तिरछी चलनी पर डाला जाता है। ऐसे करके डालते हैं गेहूं की बोरी को इस पे, ठीक है, और इस पे से झाड़ते रहते हैं, ठीक है। तो जो गेहूं के ठीक वाले कण होते हैं नीचे गिर जाते हैं, जो मोटे पत्थर वत्थर भूसा वूसा इसी पे रह जाता है, ठीक है। जो थ्रेसिंग में बच गया था वो इसी पे रह जाता है। देखो इसने क्या किया है, फोटो दिया हुआ है, ये देखो। ये तो खैर मिट्टी वाला है, लेकिन ऐसा ही कुछ आटे वाला भी होता है, ठीक है। इसी तरह का चालन होता है। इस पे पूरा गेहूं को डाल, गेहूं पीसने से पहले इसी के ऊपर डाल देंगे, ठीक है। तो जो गेहूं के सही वाले कण होंगे, अच्छे कण होंगे, वो नीचे गिर जाएंगे, और जो भूसा ऊसा जो थ्रेसिंग व्रेसिंग में रह गया होगा वो इसी पे रह जाएगा सारा, ठीक है। तो आप इससे क्या होता है, गेहूं को चालन विधि से इसको अनाज से मोटे चीजों को अलग किया जाता है, ठीक है। जो उस चीज से, क्योंकि जो छेद था, जो चालनी का छेद था, वो उसी आकार की चीज को नीचे जाने देगा, बाकी जो उससे मोटा आकार है उसको रख लेगा। तो मोटे और पतले चीजों को अलग करने के लिए चालन विधि का प्रयोग किया जाता है। और कहाँ यूज किया जाता है चालन विधि का, निर्माण स्थान पर। निर्माण स्थान पर रेत से कंकड़ और पत्थर हटाते हैं ना, तो इस तरह से करते हैं। तो रेत रेत से कंकड़ और पत्थर हटाने के लिए चालन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो क्रियाकलाप दे रहा है, क्रियाकलाप करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद और कौन सी विधियां हैं, ठीक है। चालन विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनके अमापों में अंतर हो उसको पृथक करने के लिए कहता है, ठीक है। चालन विधि का प्रयोग जिसके आकार अलग अलग हों, ठीक है। जैसे गेहूं छोटा है तो नीचे आ जाएगा चलनी से, और बड़े वाले जो पत्थर उत्थर है ऊपर रह जाएंगे और गेहूं नीचे गिर जाएगा। या आटा है तो मेन आटा जो नीचे गिर जाएगा सारा, और जो कुछ मोटे मोटे खराब चीजें रह गए ऊपर आ जाएगा। तो किस लिए करते हैं, जिसमें अमापों में अंतर हो, मतलब साइज में डिफरेंस हो, उसके लिए चालन विधि का प्रयोग किया जाता है। अब है अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन, ठीक है। 1 मिनट रुकता हूँ मैं यहाँ। तो अभी हो रही है रिकॉर्डिंग? चलो ठीक है। तो अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन, निस्यंदन, ठीक है। कभी कभी मिश्रण के अवयवों को निष्पावन अथवा हस्तचयन द्वारा पृथक करना संभव नहीं होता। जैसे कि चावल और दाल में अगर धूल, मिट्टी और हल्के जैसे हल्के कण हो सकते हैं, चावल और दाल को पकाने से पहले इस प्रकार की अशुद्धियों को कैसे पृथक कर सकते हैं, धूल और मिट्टी को कैसे हटा देंगे उसमें से, ठीक है। ऐसे कण जो बराबर हो और ज्यादा हल्के, वो ज्यादा वो ना हो, तो उसको कैसे अलग करेंगे, ठीक है। चावल और दाल में से कैसे करेंगे, उसको छानेंगे थोड़ी ना, चावल थोड़ी ना छाना जाएगा। आटे को तो चालन नहीं कर, आटे को तो चलनी से निकाल सकते हैं, चावल और दाल को कैसे करेंगे उसमें मिल गया तो, ठीक है। तो पकाने से पहले क्या करते हैं, धोते हैं। कैसे अलग करते हैं, चावल में से गंदगी कैसे अलग करते हैं, चावल या दाल में से। आटे को नहीं धोते ना, आटे को धोएंगे तो काम हो जाएगा तो, लेकिन चावल और दाल को पकाने से पहले जल से धोया जाता है। जब आप चावल या दाल में जल में डालते हैं तो उन पर चिपकी हुई अशुद्धियां जैसे धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियां जल में चली जाती हैं। अब सोचिए, बर्तन की तली में कौन डूबेगा, सोचो बर्तन की तली में कौन डूबेगा, चावल की धूल, और क्यों डूबेगा। क्या आपने देखा है बर्तन को थोड़ा सा टेढ़ा करने के बाद जल को बाहर गिराया जाता है, ठीक है। मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों के नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को अवसादन कहते हैं। आपने वो लिया, इसमें चावल, आपने चावल लिया जिसमें मिट्टी लगी हुई थी, मतलब साफ नहीं था, पैकेट लाए बाजार से, साफ तो होता नहीं उतना वो, उसको उसमें डाल दिया, ठीक है, और उसमें पानी पानी भर दिया आपने। तो क्या होता है कि चावल नीचे चला जाता है और मिट्टी पानी में घुल जाती है, ठीक है। और जब इसको चांद नीचे गिरा देते हैं तो मिट्टी वाला पानी चला जाता है। तो जो नीचे चला जाएगा ना, नीचे तली में बैठ जाएगा, भारी अवयव नीचे तली में बैठ जाते हैं, इसको अवसादन कहते हैं। तो ये अवसादन की प्रक्रिया होगी, ठीक है। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलना, जिसको टेढ़ा कर देंगे तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, निस्तारण कहेंगे, ठीक है। निस्तारण, ठीक है ना। आइए हम देखते हैं कि मिश्रणों का पता कैसे लगते हैं, जिसमें कि इस देखो अब एग्जाम्पल इसने दे रखा है, ठीक है। अब मिट्टी और जल का मिश्रण है, सिर्फ मिट्टी और जल है, जल में से मिट्टी को अलग करना है, क्या करेंगे,
उसको टेढ़ा कर गिराएंगे तो मिट्टी नीचे रह जाएगी और जल निकल जाएगा। ठीक है, समझ गए ना आप? साधन निस्तारण, इसको अलग अलग पढ़ने का इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यही सिद्धांत ऐसे द्रवों के मिश्रण को पृथक करने में भी उपयोग में लाया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते। ठीक है, जो आपस में मिश्रित नहीं होते उन्हीं को अलग किया जा सकता है इस तरह से। अगर चावल और मिट्टी मिल जाते, घुल जाते, आपस में मिले हुए होते, जिनको अलग नहीं किया जा सकता, तो उसको कैसे करते हैं? जल से अलग। ठीक है, तो ऐसे द्रवों को अलग करने के लिए भी किया जाता है जो आपस में मिश्रित नहीं होते, जैसे तेल तथा जल को उनके मिश्रण से इसी विधि द्वारा पृथक किया जाता है। ठीक है, क्या होता है? अगर एक गिलास में पानी है, उसमें तेल डालोगे तो तेल क्या होगा? ऊपर छैला जाएगा। ठीक है, ऊपर रह जाता है, तो इसको अलग कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, यदि द्रव के ऐसे मिश्रणों को कुछ समय के लिए रखा रहने दिया जाए, अगर जैसे आपने क्या किया, गिलास था, उसमें पानी था, ठीक है, उसमें अचानक तेल गिर गया, तो थोड़ी देर रहने दो उसको। थोड़ी देर के बाद क्या होगा? जो अलग अलग परत बन जाएगी, तेल की परत यहाँ होगी, नीचे पानी की परत बन जाएगी। ठीक है, तो वे दो पृथक परतों में बट जाते हैं। इसके बाद अवयव ऊपरी परत बनाता है और उसे निस्तारण द्वारा पृथक कर लिया जाता है। जो अवयव ऊपरी परत बनाएगा, मान लीजिए तेल ऊपर था, तो इसको निस्तारण द्वारा अलग कर सकते हैं। ठीक है, मंगल क्या, दो द्रव होते हैं जो मिश्रित नहीं हो सकते आपस में, उनको अलग कर सकते हैं। ठीक है, आइए फिर से ठोस और द्रव के किसी मिश्रण पर विचार करें। ठीक है, आप चाय की पत्ती को पृथक कैसे करते हैं? छलनी से का उपयोग करते हैं। ठीक है, अब इसका निस्तारण विधि द्वारा भी अलग किया जा सकता है। मान लो आपने सॉसपेन में चाय बनाया। ठीक है, चाय बनाने के बाद थोड़ी देर छोड़ दो उसको, तो क्या होगा? चाय पत्ती नीचे रह जाएगी। ठीक है, चाय पत्ती नहीं जाएगी, और उसको बिल्कुल आराम से अगर निकालोगे, निस्तारण करोगे उसका, तो ये चाय, जो चाय था, ये अलग हो जाएगा, चाय पत्ती उसी में रह जाएगी। ठीक है, तो निस्तारण द्वारा भी किया जाता है, लेकिन निस्तारण बहुत स्लो स्लो करना पड़ता है, इसलिए बिल्कुल सारी अशुद्धियां नहीं हटती इसमें, इसलिए इसको चालन विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब क्या है? अब चाय को एक छन्नी में डाल दीजिए। क्या चाय की सारी पत्तियां छन्नी में रह गई हैं? इसको क्या बोलते हैं? निस्यंदन, यानी फिल्टर करना। तो जो हम जिस तरह से हम करते हैं, चाय को अलग करते हैं, उसको निस्यंदन बोला जाता है। ठीक है, उसको निस्यंदन कहा जाता है। अब आप खुद बता सकते हो कि चाय की पत्ती को चाय से अलग करने के लिए निस्तारण अच्छा होगा कि निस्यंदन अच्छा होगा? निस्तारण अच्छा नहीं होगा। निस्तारण से सब चीजें हटेंगी नहीं, सारी चाय पत्ती थोड़ी ना हट जाएगी, तो कुछ उसमें भी गिर जाएगी गिलास में। निस्यंदन अच्छी प्रक्रिया होगी इस तरह से। निस्यंदन मतलब कि फिल्टर करना उसको। ठीक है, आइए अब हम अपने उपयोग में लाए जाने वाले आने वाले जल के उदाहरण पर विचार करते हैं। जो हम पानी पीते हैं, तो कुछ कुछ गंदा पानी होता है, तो हम क्या करते हैं? बरसात के वो जो भी पानी इकट्ठा हो जाता है तालाबों तथा नदियों में एकत्रित किया गया जल भी पंकिल हो सकता है, मतलब खराब हो सकता है, विशेषकर बरसात के बाद। ठीक है, अब कैसे इसको अलग किया जाता है? ठीक है, जल से जल से मिट्टी जैसी अविलय अशुद्धियां दूर कर सकते हैं। हम जो ऊपर पृथक्करण पढ़ा है, उसमें से तो हम जल से जो मिट्टी में नहीं घुलती उसको तो अलग कर सकते हैं। ठीक है, कैसे अलग करते हैं? इसमें दिया गया है। ठीक है, अब गिलास को वही निस्तारण विधि द्वारा गिलास में पानी भरा छोड़ दो और थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, तो नीचे मिट्टी भर जाएगी, उसको धीरे से अलग कर लो इसको निस्तारण से, तो हो गया अलग। या फिर कपड़ा ले लो, उसमें निस्यंदन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरीकों से इसको पानी को अलग साफ किया जाता है। यदि जल अब भी गंदला है, तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निस्यंदित किया जाता है। अच्छा सा फिल्टर ला के उसको किया जाता है। जैसे हमारे आरओ में क्या लगा होता है? फिल्टर ही तो लगा होता है। वो फिल्टर ज्यादा एक्टिव, ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए वो बहुत अच्छे से इसका वो कर देता है। ठीक है, इसमें जो छोटे रंध्र जो होते हैं, छोटे रंध्र, रंध्र मतलब छिद्र जो होते हैं, फिल्टर के छिद्र जो होंगे बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए वो मिट्टी को भी रोक देते हैं सारी, और पानी को बूंद बूंद करके नीचे गिरता चल जाता है। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक होता है। फिल्टर पत्र क्या होता है? कागज का फिल्टर का टुकड़ा होता है, वो ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। ठीक है, चित्र 5.9 में फिल्टर पत्र का प्रयोग आपने देखा है यहाँ पे। ठीक है ना, ये देखो, इसने फिल्टर पत्र का प्रयोग किया है। एक कोला लिया, उसको चकोर किया, फिर कीप जैसा बना के इसमें डाल दिया, और ऊपर से कुछ डाला, तो फिल्टर में से फिल्टर होकर पानी बूंद बूंद होकर नीचे गिर जाएगा। ठीक है, शंकु कोण बनाया गया फिल्टर का। ठीक है, उसको फिर कीप में डाल दिया गया, कीप था उसमें फिल्टर पत्र डाल दिया गया, फिर उसको उसमें से हट निस्यंदन कर लिया गया। ठीक है ना, फिर उसके बाद और क्या तरीके होते हैं? वाष्पन।
ठीक है, वाष्पन से क्या होता है, कुछ चीजें पानी में घुल जाती हैं। ठीक है, पानी में घुल जाती हैं, कुछ चीजें पानी में नहीं घुल, जैसे नमक हो गया। नमक क्या होता है, पानी में घुल जाएगा। तो क्या कैसे करेंगे, एक बीकर में छोटा सा जल, थोड़ा सा जल लो, उसमें 2 चम्मच नमक डालो, अच्छी तरह से हिलाओ। तो क्या आप इस जल में कोई रंग में परिवर्तन देखेंगे, नहीं होगा जल में परिवर्तन। हिलाने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देते हैं, कभी कभी नमक गायब हो जाता है। तो नमक से भरे बीकर को गर्म करो अब। ठीक है, और जल को उबलने छोड़ दो। बीकर में क्या बचेगा, जल जब उबलने लगेगा, वाष्पित हो जाएगा, तो बीकर में नमक बच जाएगा। ठीक है, तो दो चीज घुल गई थी वो वापस बच जाएगी उसमें, क्योंकि जल वाष्पित हो गया और नमक पीछे रह गया। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाष्पन कहते हैं। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। मतलब जो बीकर में पानी और नमक था, तो पानी को आपने कैसे हटा दिया, वाष्पित करके, नमक पीछे रह जाएगा। ठीक है। आपके विचार में नमक कहाँ से आता है, करते क्या है, समुद्र में हो क्या होता है, खेती। जैसे समुद्र में मान लीजिए समुद्र है, समुद्र के किनारे एक खेत जैसा होता है, इसमें पानी को पहले घुसने दिया जाता है पूरा। पूरा पानी जब यहाँ भर जाता है तो इसको रोक देते हैं। ठीक है, उसमें पानी पूरा भर देते हैं खेत में, फिर इसको धूप में कई दिनों तक छोड़ देते हैं, ये पानी उड़ जाता है, वाष्पित हो जाता है, और पीछे खेत में नमक रह जाता है। ठीक है, पीछे खेत में नमक रह जाता है, ये हो गया खत्म। ठीक है ना, ये देखो, पृथक करने की एक से अधिक विधियों का प्रयोग। कभी कभी क्या होता है कि एक विधि से पृथक्करण पूरा नहीं होता, तो 2-3 विधियां अपनानी पड़ती हैं। ठीक है ना, ताकि ज़्यादा शुद्ध चीज़ें हमें मिले। कभी कभी सिर्फ एक विधि से नहीं होता। ठीक है, जैसे मान लो नमक और रेत दोनों मिला हुआ है पानी में, तो दोनों कैसे अलग करोगे, पहले रेत को अलग कर लोगे। कैसे अलग करेंगे, वही निस्तारण करके, निस्तारण करके या निस्यंदन करके रेत को हटा लेंगे। ठीक है, और नमक रह गया तो उसको वाष्पित करके नमक को हटा लेंगे। ठीक है ना, तो ये 2 तरीके हो गए। अब क्या बोला है कि एक धातु की प्लेट लो जिस पर कुछ बर्फ रखी हो। अब प्लेट को केतली की टोंटी के ठीक ऊपर पकड़ के रखो। ठीक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया, आप क्या देखते हैं, केतली के सारे जल का को भाप में बदलने दीजिए। केतली का इस तरह से पकड़ के रखेंगे। वाष्पन और संघनन की बात बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह से पकड़ के रखेंगे तो ये क्या होता है, ये हिस्सा जो इसका नीचे वाला तली है ठंडा है। ठीक है, ये तली क्या है, ठंडा है। और यहाँ से गर्म गैस जो जलवाष्प, जो गर्म जलवाष्प ऊपर जा रहा है, ठंडे जैसे इससे टकराता है, इससे मिलता है, तो इसका संघनन होने लगता है। ठीक है, संघनन होने लगता है, और ये फिर बूंद बूंद करके नीचे गिर जाएगा पानी, ये वाला ही जो जलवाष्प था ये नीचे आ गया। ठीक है, तो संघनन हो जाता है। तो क्या पढ़े, आगे बढ़ते हैं। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट से संपर्क में आती है तो संघनित होकर द्रव में बदल जाती है। मतलब भाप से फिर द्रव बन जाता है दोबारा। ठीक है, प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बना है। जलवाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। तो संघनन क्या कहते हैं, याद रखना इस चीज को, संघनन क्या होता है, जलवाष्प को द्रव अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, संघनन कहते हैं। देखो, जल से वाष्प बनने को वाष्पीकरण कहते हैं, और वाष्प से दोबारा जल बनने को संघनन कहते हैं। ठीक है, जल से वाष्प बनेगा तो इसको वाष्पीकरण बोलेंगे, और वापस वाष्प से जल बन गया तो संघनन बोलेंगे इसको। ठीक है, क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध में थोड़ी देर में उबाल आता है उसके ढक्कन पे देखा है संघनन, वो मतलब वही बोल रहा है कि पतीले में जब कुछ गर्म करते हैं तो प्लेट के ऊपर नीचे बूंदे के बन जाती हैं। तो क्या होता है, ऊपर प्लेट ठंडी थी और नीचे पानी बहुत गर्म था, जब ये पानी ऊपर से टकराता है इस प्लेट से, तो उतना गर्म नहीं है ना प्लेट, फिर भी तो संघनन होता है इसका। ठीक है, यही सारा लिखा गया है इसके अंदर। उसके बाद क्या है, क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा घोल सकता है। जैसे आपने गिलास लो, उसमें पानी भर दो इतना, उसमें नमक घोलो, 1 चम्मच घुल गया, दूसरा चम्मच डालो घुल जाएगा, तीसरा चम्मच, तो कितना, क्या सब जितना डालते जाओगे उतना घुल जाएगा, नहीं घुलेगा, उसकी एक सीमा होती है, लिमिट होती है। ठीक है, तो अगर उस पदार्थ की मात्रा निरंतर बढ़ाते जाएं जिसको हम घोल रहे हैं, तो क्या होगा, घुलना बंद हो जाएगा। ठीक है, और एक समय आएगा जब और ज्यादा नहीं घुलेगा। ठीक है, एक समय आएगा जब और ज्यादा नहीं घुलेगा, तो यही बोल रहा है सारा।
ठीक है, चीनी चीनी वाला एग्जांपल दिया इसलिए, एक गिलास में चीनी डालते जाओ घुलना, तो जब तक वो घुल रहा है, ठीक है, जैसे मान लो तुमने 1 चम्मच चीनी डाला घुल गया, दूसरा चम्मच चीनी डाला घुल गया, तीसरा चम्मच जब डाल रहे थे तो घुल नहीं रहा, तो मतलब 2 चम्मच जब घुल चुका है तो वो विलयन, विलयन मतलब घोल जो था वो संतृप्त हो चुका है, संतुष्ट हो गया, मतलब उससे ज्यादा नहीं घुल सकता। तो ऐसा विलयन जिसमें और नहीं घुल सकता उसको संतृप्त विलयन कहा जाता है। ठीक है, सैचुरेटेड हो जाता है, वो संतृप्त हो गया, उसको तृप्ति मिल गई एक तरह से कह सकते हो। ठीक है, जैसे गिलास लिया इसने, अब घोले जा रहा है नमक को इसमें, ठीक है, जितना घुलता चला जाएगा, घुलता चला जाएगा, जब घुलना बंद हो जाएगा तो मतलब कि विलयन जो है, घोल जो था वो संतृप्त हो गया है। ठीक है, मतलब अब नहीं घुल सकता, तो इस वर्ड को याद रखना, संतृप्त क्या होता है। उसके बाद क्या है, ये सब वही है। ठीक है, क्रियाकलाप में वही दिया हुआ है, नमक घोलने की बात की गई है। उसके बाद क्या है, इसमें और चीजें भी हैं, देखो, कल्पना कीजिए कि आपके पास मिश्रण में सारे नमक को घोलने जितना पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या आप किसी अन्य उपाय द्वारा जल में उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोल सकते हैं? मान लीजिए आपके पास इतना ही पानी है और इसमें 2 चम्मच नमक घुल सकता था और आपको तीसरा चम्मच नमक भी घोलना है इसमें, तो क्या करेंगे इसको? तो क्या घोला जा सकता है? तो देखते हैं कैसे करते हैं। बीकर में कुछ जल लो, उसमें तब तक नमक डालो जब तक नमक घुलना बंद ना हो जाए। ठीक है, तो संतृप्त विलयन बन गया है। अब इस संतृप्त विलयन में कम मात्रा में नमक मिलाकर इसे गर्म करो। जब गर्म करेंगे तो क्या पाते हैं कि नमक का जो तली बैठा तो घुल जाता है। यदि हाँ, तो क्या विलयन को गर्म करने पर इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है? हाँ, विलयन को जब गर्म करने ले जाते हैं तो इसमें और नमक घुलने लग जाता है। लेकिन इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए, क्या देखते हैं, नमक पुनः बैठा दिखाई देता है। ठीक है, नमक पुनः बैठा दिखाई देगा। तो ये समझे तुम्हारा भैया? चैप्टर, हाँ, चैप्टर खत्म हो गया। ठीक है, बाकी सब वही है, घुलता है कि नहीं घुलता वो सब चीजें हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर